सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम भारतीय संविधान और पॉलिटी से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अभी तक अपने लेक्चर नंबर 2 तक पूरा कर चुके हैं। उसी क्रम में यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आप किसी भी अगर एग्जाम में जाते हैं, लाइक यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस हो आपका, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपकी एक बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति होगी, ठीक है। और आप पुराने क्वेश्चनों को करके देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा हाँ जी हम जो पढ़ रहे हैं कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या गलत ट्रैक पे, क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो भी पा रहे हैं या नहीं भी हो पा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि भारत का संवैधानिक विकास अभी तक, जिसमें हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि 1773 से लेके अब हम एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब 1773 से जब कंपनी के शासन से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं, ये जो प्रक्रिया है, इसके बीच में हमारे जितने भी एक्ट आएंगे इन्हें क्या बोलते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। क्योंकि आराम आराम से भारत के लोगों को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हम अभी तक किन किन एक्टों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1784 का एक्ट आता है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फिर 1813 सॉरी एक मिनट 1813 की बात कर चुके हैं। 1833 ये अब तक आ चुके हैं। 1858, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद जो हमारा शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तब से क्या आते हैं, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस क्रम में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, 1861 का एक्ट पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। और क्या पढ़ चुके हैं, 1909 का, 1919 और 1935, यहां तक हम भारत का संवैधानिक विकास देख चुके हैं आराम आराम से। तो उसके बाद जो हमारी अगली कड़ी आती है वो आती है, अब आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद, ठीक है, 1940 में। उसके बाद हमारा क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आता है 1940 में। 1940 के बाद में लास्ट में जिसे हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, जिसे हम डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं, जो कि 1947 में आता है, जिसके आधार पर भारत का विभाजन 2 देशों में कर दिया जाता है, एक पाकिस्तान के रूप में और एक भारत के रूप में। तो आइए हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव में क्या था। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिटनगो, ठीक है, जो कि भारत के उस टाइम पे वायसराय थे, जिनके द्वारा अगस्त जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसके पीछे का कारण क्या था, आखिरकार यह क्यों लाया गया, ठीक है, क्यों लाया गया। अब हम देखते हैं। तो इसके पीछे कारण थे, 2 कारण हमको यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले कांग्रेस जो थी उसने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। अब कांग्रेस जो भारत में उस टाइम पे मंत्रिमंडल था, जो कि देश का शासन कर रहा था, ठीक है, उसमें कांग्रेस के कुछ सदस्य हो रहे थे आराम आराम से। मैंने आपको बताया था कि अब लोगों को शामिल किया जा रहा था भारत के शासन में आराम आराम से। तो जो कांग्रेस के मेंबर थे उन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया कि भाई हमें तो आज़ादी चाहिए, हमें आपके साथ काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की मदद की आवश्यकता थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की मदद चाहिए बेटे इनको, तो उसके लिए क्या था, भारत के लोगों को, यहाँ के नेताओं को कन्विंस करें ताकि वो भारत जो है इंग्लैंड की मदद कर सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, क्योंकि जर्मनी हावी हो रहा था। आगे चलते हैं। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव में बात क्या कही जाती है। देखिए अगस्त प्रस्ताव जो लेके आते हैं लॉर्ड लिटनगो, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत का जो संविधान है बनाना क्या है, भारतीयों का अधिकार है। आखिरकार अब उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली है अंग्रेजों ने कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों का अधिकार है बनाना, मतलब सैद्धांतिक रूप से इस बात की स्वीकृति यहां पर हो जाती है। तो आपसे अब पूछा जाए कभी भी पेपर में, ठीक है, कि सैद्धांतिक स्वीकृति कब मिली भारत के संविधान बनाने के लिए, तो आप देखेंगे तो वो क्या है, 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है उसमें क्या मिलती है, सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है। अभी वास्तविक रूप से नहीं मिली है, व्यवहारिक रूप में, लेकिन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। अब देखिए इसमें अगली बात क्या कही जाती है। अगली बात यहां पर की जा रही है कि अगर जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत में क्या होगा, औपनिवेशिक स्वराज्य स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं भारत को डोमिनियन स्टेटस।
डोमिनियन मतलब वही द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। जो विदेशी मामले होंगे ये सब उन्हें ब्रिटेन हैंडल करेगा, बाकी जो हमारे यहाँ की नीतियां हैं वो हम डिसाइड करेंगे आराम से। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब यहाँ पर बस इतना है। और औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब यहाँ पर ये समझिए। देखिए उपनिवेश क्या होता है, किसी दूसरे देश की सीमा में जाकर बसने के लिए बनाया गया स्थान। मान के चलिए यहाँ पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लोग भारत में आए, यहाँ पर इन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई, ठीक है। तो ये क्या है, भारत किसका उपनिवेश है, इंग्लैंड का उपनिवेश है, ठीक है। तो वो क्या करें, भारत को क्या बनाया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज्य। तो यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि अब तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया था, ठीक है। औपनिवेशिक राज्य में होता क्या है, देखिए कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी दूसरे राष्ट्र के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और उसकी आर्थिक एकता में और राष्ट्रीय एकता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक राष्ट्र, ठीक है। यहां पर एक बात और करेंगे, यहां पर मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया, ठीक है। मुस्लिमों के हितों का उल्लेख क्या किया गया, इसमें बताया गया कि बिना अल्पसंख्यक, जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, उनकी बिना सहमति के, मतलब उनकी बिना स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। एक तरीके से कांग्रेस पर यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया गया। ब्रेक किस तरीके का, यहाँ पर यह बात दिखाई दे रही है कि भारत में जो भारत का विभाजन होगा अब वो धार्मिक आधार पर होगा, मतलब अल्पसंख्यक जो है उनकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम यह है, उस टाइम पे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी, इससे दोनों ही असंतुष्ट थे, ठीक है। इससे दोनों ही लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि हम क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज्य, और मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान की झलक देखना। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों इससे संतुष्ट होते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है और दिल्ली चलो आंदोलन भी होता है इसके उपलक्ष्य में। अब क्या होता है, इसके बाद इसको क्या कर दिया, रेक्यूजल कर दिया गया इसका। उसके बाद आता है भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन। अब देखिए क्रिप्स मिशन आता क्यों है, ये आता है सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, जो कि एक ब्रिटिश जो हमारा युद्ध का जो मंत्रिमंडल था उसके सदस्य थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें एक मंत्रिमंडल था, उसके ये एक मेंबर थे, ठीक है। अब देखिए ये क्यों आया भारत में, ये तो आपको पता है भाई कि लगातार भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई करी जा रही थी। भारत में क्या चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट करी जाती है। दूसरा क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर खींचा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान की शक्ति बढ़ रही थी। जापान जगह जगह हमारे पूर्वी एशिया में जहां भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जहां भी ब्रिटेन थे, उनको सबको हराते आ रहे थे। तो एक तरीके का डर था, इस वजह से जापान की ओर लोगों का ध्यान गया, ठीक है। और इससे भारत को भी एक मानसिक रूप से आजादी की लड़ाई में एक ताकत मिली। किस वजह से, अब तक बोलते थे कि जो पश्चिम है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अस्त मतलब वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते आए थे अंग्रेजों की छोटी छोटी कंपनियां बड़े बड़े राज्यों को हमारे यहाँ हरा रही थी, राज्यों को, राजाओं को हरा रही थी, जिससे हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन चुका था कि ये अंग्रेज कभी हार नहीं सकते। तो एक छोटा सा जापान देश इतने बड़े देशों को हराता है, वो रसिया को हराता है, ठीक है। तो इससे हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई आज़ादी की लड़ाई और ज़्यादा तेज। और दूसरा, भारत के लोग लगातार स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे कि भाई हमें तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप वो हमें देंगे। अगला क्या होता है, इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है, वो क्या करते हैं, ब्रिटेन पर दबाव डालते हैं भारत को आज़ाद करने का, ठीक है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं चर्चिल, उन पर ये दबाव डालते हैं, कहते हैं कि जो भारत को आज़ाद कीजिए, क्योंकि युद्ध में हमें भारत की मदद चाहिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने अंग्रेजों की खूब अच्छी तरीके से मदद की थी, जिसके बाद हमें क्या मिला, 1909 का अधिनियम, रॉयल एक्ट हमको मिलता है, ठीक है। तो गांधी जी वहां से ब्रिटिश पक्षधर से ब्रिटिश विरोधी हो जाते हैं। अब देखिए जो चर्चिल हैं कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, ये क्या करते हैं, भारत में एक मिशन भेजते हैं स्टीफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स कौन थे, युद्ध मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। मार्च 1942 में ये मिशन भारत में भेजा जाता है। अब देखिए इस मिशन में क्या प्रस्ताव रखा गया भारत आगे। इसमें ये 3 बात कहते हैं कि युद्ध के उपरांत जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद भारत में एक निर्वाचित, मतलब जो इलेक्टेड होगी, एक इलेक्टेड संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा भारत का संविधान बनाने के लिए। और क्या कहा गया इसमें क्या गया कि भारत को एक उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। अब क्या था, मैंने उपनिवेश अभी बताया था आपको, तो भारत को क्या दिया जाएगा, एक उपनिवेश का दर्जा दिया गया था, क्योंकि वो तो हमने कैंसिल कर दिया था अब तक, ठीक है, इससे पहले वाला मिशन।
ठीक है, अब आगे इसमें क्या बात की गई, आगे इसमें एक बात और यहां पर कही जाए कि प्रांतों को संविधान स्वीकारने या अलग संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता। जो भारत में अलग अलग उस टाइम पे प्रांत थे, ठीक है, जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत, ये जो प्रांत थे हमारे, क्या किया गया कि प्रांतों को जो है संविधान या तो वो स्वीकारें या अलग अपने संविधान निर्माण की उन्हें स्वतंत्रता है। देखिए ये चीज हमें क्या दिखा रही है भाई, अगर भारत में अलग अलग राज्य अपना संविधान बनाने लगे, ऐसे तो भारत की एकता अखंडता सारी खत्म हो जाएगी, जो बाद में हम भारत की प्रस्तावना में भी शामिल करते हैं अपने संविधान की में, ठीक है। तो यहां से देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस इससे भी असंतुष्ट हो गई। क्यों असंतुष्ट हुई? कांग्रेस का असंतुष्ट होने का कारण क्या था कि भारत को टुकड़ों में बांटने के द्वार खोल दिए इस प्रस्ताव ने। इस प्रस्ताव ने क्या कर दिया, क्रिप्स प्रस्ताव ने, कि भारत को जो है अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए, टुकड़ों में कैसे कि प्रांतों को अपना संविधान बनाने या उन्हें अपना संविधान स्वीकार करने का अधिकार है, या फिर वो मना कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, ये चीज दे दी गई। दूसरा, मुस्लिम लीग ने आखिरकार इसका विरोध क्यों किया? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध इस वजह से किया कि देश के विभाजन का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की जो मांग थी उसकी नामंजूर कर दी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए, पर उस टाइम पर अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत का निर्माण हो अलग सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है। ये जो मिशन था ये नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक मजबूत भारत जो कि उसके युद्ध में मदद कर सके, ना कि विभाजित भारत, ठीक है। तो दोनों की मांग यहां तक थी, क्योंकि यहां पर मुस्लिम लीग को दिखाई नहीं दे रहा था आगे को, भावी पाकिस्तान की इसमें उन्हें झलक दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए इस मिशन की विफलता के बाद अब कांग्रेस को यह विश्वास हो गया, देखिए जब ये मिशन फेल होता है तो कांग्रेस यह विश्वास में आ जाती है कि भैया अब अंग्रेजों से हमें किसी भी प्रकार की जो हम आशा रख रहे हैं भारत की आज़ादी के लिए वो रखना व्यर्थ है। तो वो क्या करते हैं, 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में क्या होती है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। उसमें गांधी जी द्वारा नारा दिया जाता है करो या मरो का नारा, डू और डाई जिसे बोलते हैं, इसी को हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद आगे क्या होता है, आगे एक और वहां से आते हैं भारत के वायसराय बन के, जिन्हें हम बोलते हैं लॉर्ड वेवेल, ठीक है, जो कि वेवेल योजना प्रस्तुत करते हैं 4 जून 1945 को। वो क्या कहते हैं, वेवेल योजना का है, देखिए शिमला में एक सम्मेलन होता है जिसे भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल बुलाते हैं। भारत के जो शीर्ष चोटी के नेता हैं, मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो बड़े बड़े शीर्ष, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जो शीर्ष नेता हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए इसमें बात रखी जाती है वेवेल योजना में कि जो भारत की जो वायसराय हैं भारत में, उनकी जो कार्यकारिणी है, मतलब आज की तरीके से मानिए जो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उनकी जो परिषद है मतलब मंत्री परिषद है, ऐसे ही उसी टाइम पे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ, देखिए 2 लोग होते थे, वायसराय और कमांडर इन चीफ, को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें यह बात रखी गई, ठीक है। जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी जो देश का शासन चलाएगी, उसमें खाली वायसराय को छोड़ दीजिए आप, अरे कमांडर इन चीफ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सदस्य इसमें होंगे उनमें भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यह भी असफल होता है, ठीक है। यह असफल होता क्यों है, देखिए यह असफल इस वजह से होता है, कांग्रेस चाहती थी कि भारत का जो विभाजन है वो सांप्रदायिक आधार पर ना हो, लेकिन क्या है, मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर हो, उन्हें पाकिस्तान चाहिए था। वो क्यों नाराज हो गए, वो चाहते थे, देखो कांग्रेस पार्टी क्या थी, सेकुलर पार्टी थी। सेकुलर पार्टी का मतलब उसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, सब लोग थे। लेकिन मुस्लिम पार्टी जो थी, मुस्लिम लीग, वो खाली मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी उस टाइम पर, ठीक है। वो क्या चाह रही थी कि जो मुस्लिम मेंबर हैं उनको केवल हम भेजे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। मान के चलिए ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, ये कांग्रेस हो गई, ये मुस्लिम लीग हो गई, ठीक है। मुस्लिम लीग चाहती थी, मान के चलिए उस टाइम पे 15 मेंबरों का सिलेक्शन होना था कि 5 मेंबर हम भेजें वो सारे के सारे मुस्लिम हो, और जो 10 मेंबर ये भेजें ये हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, पर ये मुस्लिम ना भेजे। लेकिन विवाद इस बात पे हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर पार्टी है ये भी अपनी तरफ से मुस्लिम भेजेगी, क्यों नहीं भेजेगी, वो भी सेकुलर पार्टी है, ठीक है। तो इसमें यह बात रखी गई। आगे देखिए क्या होता है, आखिरकार इसको असफल हो जाने के बाद ये 2 कारण रहते हैं। फिर देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है, दिल्ली पहुंचता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए इस मिशन ने संविधान सभा की मांग को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। अब तक क्या हुआ था, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। ऊपर देखिए, यहां पर देखिए आप, कहां है अगस्त प्रस्ताव में
भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किसमें हुआ? अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन आप देखेंगे हाँ, जो हमारा कैबिनेट मिशन है, इसमें क्या किया? इस मिशन ने भारत की संविधान सभा की मांग को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। आखिरकार अब अंग्रेज मान चुके हैं कि भारत के लिए हमें संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा, उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अब तक किसकी पार्टी की सरकार थी? चर्चिल की जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, और कंजर्वेटिव जो पार्टी थी वो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थी। अब जो सरकार आती है वो लेबर पार्टी की बनती है। ये लेबर पार्टी की जो सरकार है ये थोड़ी लिबरल सरकार है, अब भारत के पक्ष की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। ये भारत को आज़ादी देने के पक्ष में है। ये 14 मार्च 1946 को जो ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स है, देखिए एक तो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। उस टाइम पे दो हाउस थे, जैसे भारत में राज्यसभा है और लोकसभा है आज के टाइम, ऐसे ही वहां होते। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो कहते हैं, एक घोषणा करते हैं 14 मार्च 1946 को कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। यहां से कह देते हैं कि भारत को उस टाइम पर आजादी दे दी जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, क्लीमेंट एटली भारत को क्या भेजते हैं? एक मंत्रिमंडल भेजते हैं जो कि 3 सदस्यीय होता है, जिसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस है, स्टैफोर्ड क्रिप्स है और एवी अलेक्जेंडर है। अब देखिए ये सब हमको पता होना चाहिए। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस कौन थे? ये जो मिशन यहाँ पर भेजा गया था इसके अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, जो क्रिप्स बोर्ड, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे उस टाइम पर। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे उस टाइम पर। तो ये मंत्रिमंडल भारत में भेजा जाता है, जो कि कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है। अब देखिए कैबिनेट योजना में, कैबिनेट योजना क्या कहती है? नेहरू जी को, ठीक है, अंतरिम गवर्नमेंट में आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। देखिए कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था कि जब तक भारत आजाद न हो उस टाइम तक अंतरिम सरकार की क्या कर देते हैं, उसका गठन कर दिया जाएगा। तो जब अंतिम सरकार बनाने के लिए नेहरू जी को जब कैबिनेट मिशन में आमंत्रित किया जाता है, तो उसके विरोध में होता क्या है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद जिन्ना द्वारा आह्वान किया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे का, जिसमें क्या होता है, भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। देखिए इसमें बंगाल में एक जगह है नोआखाली, वहां पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है और जो मुस्लिम थे वो मेजोरिटी में। तो वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूशन किया जाता है, मारकाट की जाती है। उसी का दूसरा रूप भारत के अनेक भागों में मिलता है, जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में थे और हिंदू मेजोरिटी में थे, वहाँ मुस्लिमों को मारा जाता है। तो बहुत ही भीषण दंगे होते हैं। इन्हीं दंगों में देखिए गांधी जी जो है जब नोआखाली पहुँचते हैं और वहाँ जाकर धोती में एक सीधा साधा बूढ़ा आदमी डंडा लेके खड़ा हो जाता है, उसको देख के आदमी जो है अपने हथियार फेंकते थे। तो ये थी गांधी जी की पावर। ठीक है, आज की डेट में दंगाओं में कोई मंत्री जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, कभी उसे मार दे। तो ये गांधी जी की पावर थी। तो वहां जाकर गांधी जी को देखते ही दंगे बंद हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। अंतरिम सरकार में अगर जब नेहरू जी को शामिल किया जाता है, बाद में मुस्लिम लीग क्या करती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद जिन्ना द्वारा, और फिर अंतिम सरकार में शामिल होकर गतिरोधित किया जाए। ये बोलते हैं चलो हाँ जी अंतिम सरकार में भी हम गठित होंगे। उससे पहले क्या होता है, जब भारत की संविधान सभा बना दी जाती है, जो उसकी पहली मीटिंग होती है, उसमें भी मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। आगे देखेंगे इसको हम। अब कैबिनेट जो योजना के तहत क्या होता है, 24 अगस्त 1940 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय गवर्नमेंट की घोषणा की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो हमारी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय गवर्नमेंट थी, अंतिम राष्ट्रीय जो सरकार थी, वो कब बनी थी? वो 24 अगस्त 1940 को बनती है। अब देखिए 2 सितंबर, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर 1940 को अंतिम गवर्नमेंट का यहाँ पर गठन किया जाता है। यहाँ पर क्या हुई थी घोषणा, यहाँ पर गठन नेहरू जी के मार्गदर्शन में इसका गठन किया जाता है, और नेहरू जी इसके क्या है, उपाध्यक्ष है, और लॉर्ड माउंटबेटन इसके कौन है, अध्यक्ष है, जो कि इस टाइम पे भारत के वायसराय हैं। टोटल इसमें क्या होता है, 13 सदस्य होते हैं। आगे चल के इसमें 15 सदस्य हो जाते हैं, क्योंकि 3 जो कांग्रेस के मेंबर हैं उनसे त्यागपत्र दिलवा दिया जाता है, और इसमें मुस्लिम लीग के 5 मेंबर और शामिल कर लिए जाते हैं। वो क्या होता है देखिए, 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। अब देखिए जो संविधान सभा थी हमारी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का संवैधानिक विभाग, जुलाई और अगस्त का जो महीना है 1940 में, उसमें संविधान सभा के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं कि ये लोग यहाँ से चुने जाने हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से। और नवंबर 1940 को संविधान सभा का गठन होता है। अब जी संविधान सभा का गठन हो गया नवंबर 1940 में। ठीक है, अब देखिए गठन हो गया। परिषद के जो 3 सदस्य थे, अभी तक मैंने आपको बताया कि कहाँ
टोटल 13 सदस्य इसमें चुने गए थे। तो 3 सदस्य कौन थे? सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस और साफत अहमद खान को मंत्री परिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें ऐड कर लिया जाता है और फिर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 15। जो अंतरिम सरकार है उसमें अब संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है, जिसमें परिषद के जो हमारे 3 सदस्य हैं सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खान को इसमें से हटा दिया जाता है। अब देखिए अंतरिम जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन थे, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है विभिन्न मंत्रियों के बारे में। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो क्या थे? इस सरकार के अध्यक्ष थे, जो अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है भारत में, ठीक है, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वो कार्यकारी परिषद में कौन थे? उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के भी सदस्य थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया जाता है? उन्हें गृह मंत्रालय मिलता है, सूचना और प्रसारण, जिसे हम बोलते हैं आईटी मिनिस्टर, ठीक है। जॉन मथाई कौन थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री, ये पूछा जाता है। देखिए ये सब आपको ध्यान रखना है। अंतिम सरकार में बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया विभिन्न एग्जामों में। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, यह भी कई बार पूछा गया, ठीक है। CH भाभा, ठीक है, ये कौन थे? खनन कार्य और बंदरगाह मंत्री, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, खाद्य एवं कृषि मंत्री अंतरिम सरकार में। आसफ अली कौन थे? रेलवे मिनिस्टर थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। उसके बाद हम देख लेते हैं मुस्लिम लीग से कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। 5 लोग मुस्लिम लीग, जिसमें लियाकत अली कौन है? वित्त मंत्री। सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करते हैं ये, क्योंकि कोई भी बजट पेश होगा अब ये दिक्कत करते हैं उसमें भारत का शासन चलाने में, लियाकत अली साहब, ठीक है। आई चंडीगढ़ हैं, ये वाणिज्य मंत्री इनको बनाया जाता है, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। अब्दुल रब निस्तार इनको संचार मंत्री बनाया जाता है और जोगिंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया जाता है और गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। तो ये जो हमारी अंतरिम मंत्रिमंडल है 15 लोगों की, इसको आपको हर एक मेंबर का नाम ठीक तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप 3-4 बार इसको देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। आप देखोगे पुराने पेपर उठाकर कहीं ना कहीं ये सवाल आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? अंतरिम सरकार में शामिल होना। पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि जी हम अंतरिम सरकार में गठन में शामिल नहीं होंगे, और इन्होंने डायरेक्टर एक्शन डे मनाते हैं 16 अगस्त 1946 को। आखिरकार बाद में ये शामिल भी हो जाते हैं। शामिल होने का इनका उद्देश्य क्या है? शामिल होने का इनका एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार में शामिल होकर पाकिस्तान के लिए लड़ना। ये क्या करेंगे कि पाकिस्तान की मांग के लिए अलग राज्य, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पाकिस्तान, ठीक। अब ये जो सरकार चलती है इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर एक चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं ऐसी सरकार के बारे में कि है यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक है। ये कथन पूछा जाता है कि ये कथन किसका था, तो ये कथन किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। बहुत ही फेमस कथन है। वो बोलते हैं कि एक देश की सरकार है और जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। 2 राष्ट्र कैसे? ये तो मुस्लिम लीग वाले हो गए, क्योंकि ये अलग राष्ट्र के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग क्या है? पाकिस्तान के लिए लड़ना। और कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्र के रूप में काम कर रही है, ठीक है, कि भारत एक राष्ट्र। तो दोनों की डिमांड अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया कि एक देश की सरकार है क्योंकि भारत की है, और जिसे क्या चला रहे हैं? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। आगे देखिए, अब बात चलती है संविधान सभा के गठन की बात। देखिए संविधान सभा कैसे बनती है भारत में? पहली बार दुनिया में, ठीक है, जो संविधान की जो विचार आता है दिमाग में, वो आता है इंग्लैंड के समानतावादियों के दिमाग में। वो बात करते हैं कि हाँ जी एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए दुनिया में। लेकिन व्यवहार में जो ये पहली बार आता है वो USA और फ्रांस में, आपका अमेरिका और फ्रांस में ये चीज अपनाई जाती है और वहां संविधान सभा बनाई जाती है। तभी तो हम बोलते हैं कोई भी चीज पश्चिम में पहले आई है उसके बाद हमारे यहाँ, हम क्या करते हैं? उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा की मांग के बारे में है बात चलेगी। भारत में संविधान सभा की मांग आखिरकार कब? देखिए सबसे पहले संविधान सभा के लिए अनौपचारिक रूप से जो प्रयास करते हैं वो करते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब, क्योंकि जब वो स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते हैं 1895 में। स्वराज विधेयक में क्या था? स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की वो बात करते हैं कि जी हम अपने देश का शासन खुद चलाएंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है भाई, ये बात कहते हैं। और स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जाता है, ठीक है। आगे क्या होता है? देखिए प्रथम बार ये कथन कई बार पेपर में पूछा गया है और यही पूछा जाता है कि 1934 में पहली बार जो एम.एन. रॉय हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मानवेंद्र नाथ, जो कि वामपंथी आंदोलन के प्रेरणेता थे, इन्होंने पहली बार कि संविधान सभा की मांग ये रखते हैं। कौन? एम.एन. रॉय। अगर आपसे पूछा जाए आधिकारिक रूप में संविधान सभा की मांग कौन रखते हैं, तो 1934 में कौन रखते हैं? एम.एन. रॉय संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से जो मांग रखी जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस रखती है 1935 में आधिकारिक रूप से।
भारतीय संविधान सभा की मांग। ठीक है, उसके बाद देखिए 1938 में क्या होता है। नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण है, जब भारत आजाद हो जाएगा और उसके जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होना चाहिए। नेहरू जी कह रहे हैं इस बात को कब, 1938 में कह रहे हैं। लेकिन अब क्या चल रहा है, 1946 38 में यह बात करी जा रही है भारत के संविधान सभा की मांग। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होगा। ठीक है, उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं हो। उसके बाद देखिए कैबिनेट जो मिशन योजना है, जो कैबिनेट मिशन आया है आपका, ठीक है, इसके आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, ये कथन कई बार पेपर में पूछा गया है और यही पूछा जाएगा कि भारत की जो संविधान सभा है उसका निर्माण कौन सी योजना के तहत किया गया। तो आपको ध्यान रखना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब देखिए संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, जब संविधान सभा का जो गठन होता है नवंबर 1946 में होता है। ठीक है, देखिए अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं अब भी कहूँगा आपसे कि थोड़ा यहाँ फैक्चुअल है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी में है। इस पार्ट को सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। धन्यवाद।